वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट mpbse.nic.in पर अपलोड किया है, उसी का हम सॉल्यूशन सहित उसका सॉल्यूशन देखते हुए देख रहे हैं। क्लास 12th फिजिक्स मॉडल पेपर 2022 ओके, रेडी फॉर दैट। सबसे पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसमें क्वेश्चन के बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के मार्क्स हैं, वो आप रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें फर्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज आर, तो वो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। सेकंड है मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है, तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बी ई और सी के बीच जो रिलेशन होता है वो B = E/C होता है। अगला आ रहा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होती है, वो आपने देखी। नेक्स्ट आता है F, वो ये है कि अगर बाय द वे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर डिफरेंस 0 होना चाहिए या पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन पाई का इवन मल्टीपल कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। जी में आपको दिया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कि इलेक्ट्रॉन से 150 वोल्ट पर एसोसिएटेड, वो कितनी होती है, तो अप्रॉक्स 1.2 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। बस आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछा गया जो इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट पूछा गया कि डायनेमो जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो डायनेमो जो है वह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। ये गलत दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज किसने डिस्कवर की थी, तो अल्ट्रावायलेट रेज रिटर ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्सन नेचर की होती है। स्काई का ब्लू कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। जो हमें थिन फिल्म दिखती है कलरफुल, वो उसका मूल का इंटरफेरेंस होता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं। बस इसी के साथ आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन भी फिनिश होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड, जो कि कुछ इस प्रकार से आपसे मैच द कॉलम कहे गए हैं कि आप इसमें मैच द कॉलम करें। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल कलरफुल अंदाज में दिया है, येलो का येलो के साथ, ग्रीन का ग्रीन के साथ, कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते ही ये आपके पास अवेलेबल होगा। आप देख पा रहे हैं सारे इसमें दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक पावर I²R होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ω L होता है, ब्रिस्टल लॉ पोलराइजेशन से होता है रिलेटेड है। कैप्सुलर थ्योरी यानी कि पार्टिकल थ्योरी न्यूटन ने दी थी। क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देता है। जेनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में अपन यूज़ कर सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होता है। तो बस इसके साथ ये आपका मैच द कॉलम का जो पोर्शन है वो भी फिनिश होता है। बस अब हमारे पास आते हैं राइट वन वर्ड और आंसर में लिखना, वन वर्ड और सेंटेंस में। सबसे पहले हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट पूछी है जो ऐसा ओर्स्टेड होती है। सेकंड क्वेश्चन पर पूछा है कि 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगा दें तो रिजल्टेंट 5 ओम हो जाता है। नेक्स्ट पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। आपसे पूछा गया हमारे घरों में जो एसी करंट आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो फॉग सिचुएशन होती है उसमें देखने के लिए हम कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, तो इंफ्रारेड करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया स्नेल्स लॉ क्या है, तो μ = sin I/sin R स्नेल्स लॉ कहलाता है। नेक्स्ट है कि पोटेंशियल बैरियर जो पीएन जंक्शन में होता है उसका
वोल्टेज अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट होता है। बस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर होते हैं। अब आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 क्वेश्चन हमको दे रखे हैं। एक में हमसे पूछ रखा है कि जो हम ग्राउंड से कुछ मेटेलिक रिंग्स आप लोगों ने देखी होगी कि जब जैसे टैंकर कोई जाता है पेट्रोल का डीजल का, तो कुछ मेटेलिक चेन्स टच करती हुई ग्राउंड से टच करती हुई उसमें रहती है, उसका रीज़न पूछा है। नेक्स्ट हमसे पूछा डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो Q इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 हो तो C इज इक्वल टू 1/1F हो जाएगा। यानी कि 1 फेराड कैपेसिटी कब होगी, जब हम 1 कूलम चार्ज दें और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए। ये इसको डेफिनेशन वर्ड्स में भी पिकअप की गई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि जो हम इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो हेडलाइन डिम होती है, उसका रीज़न क्या है। और नेक्स्ट पार्ट में नहीं, इसको और क्वेश्चन दिया गया है कि अनोमिक रेजिस्टेंस क्या है, इसका एक एग्जांपल लिखो। तो हम अनोमिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अनोमिक या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ अंडर द एंटायर रेंज ऑफ potential or current, even physical circumferences remain constant, they are called non-ohmic resistance। इनमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नॉन-ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमसे फिर एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम एक साथ साइक्लोट्रॉन से एक्सिलरेट करें तो उस स्टेज में इनकी फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगी, अगर नहीं होगी तो उसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल मैं इसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लेमिंग्स लॉ सेकंड में आर में उसने दिया है। तो हमसे कहा गया है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी सेम होगी, हम आंसर देंगे नहीं होगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी चार्ज ई के साथ साथ मास एम पर भी डिपेंड करती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज चाहे सेम होता है मगर मास में बहुत डिफरेंसेस हैं, इस कारण से ये फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। हमसे कहा गया है कि कोई 2 डिफरेंस बताइए सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंसेस ये हैं कि सेल्फ इंडक्शन में हम केवल 1 कॉइल लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन जब हम करते हैं तो जिस कॉइल में हमने चेंज किया है उसी कॉइल में इंड्यूस करंट होती है, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में जिस कॉइल में हमने चेंज किया है उसके नेबरर कॉइल में इंड्यूस होती है। इस प्रकार से आप इसके डिफरेंसेस, 2 डिफरेंसेस आपसे पूछे हैं, यहाँ पर 3 दिखाए गए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप इस पोजीशन से ले सकते हैं। अब इस पोजीशन पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तीनों आपके सामने हमेशा रहेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। हाउ डज एन एयर बबल बिहेव्स इन वाटर एंड वाई। नेक्स्ट एक कॉन्जुगेट फोकाई क्या है लेंस के लिए। तो देखो कॉन्जुगेट फोकाई क्या होता है कि जब कोई ऑप्टिकल एक्सिस है और एक लेंस रखा है, इसके इधर और इधर 2 पॉइंट्स हैं। इनमें से अगर हम एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज दूसरे पॉइंट पर बन जाता है, लेकिन अगर हम इंटरचेंज कर दें कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें तो इमेज यहाँ बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का इंटरचेंज करने पर इमेज जो है थी उसी पॉइंट पर बनती हूँ। तो इन पॉइंट्स को जो प्रिंसिपल एक्सिस पर हों उन्हें हम कॉन्जुगेट फोकाई कहते हैं। ये आपका लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमसे पूछा है कि डेंजरस सिग्नल जो होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, जबकि और वाले में पूछा है इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन में डिफरेंस लिखिए। हम देख रहे हैं डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं। डेंजर सिग्नल्स रेड इसलिए होते हैं क्योंकि स्कैटरिंग रेड लाइट की सबसे कम होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और स्कैटरिंग जो है वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम होगी, यानी उसका बिखराव कम होगा, वो काफ़ी दूर तक जाएगी, काफ़ी दूर से दिखाई देगी। इस कारण से हम डेंजरस सिग्नल रेड कलर के देते हैं। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो इस प्रकार से है कि डी ब्रोगली मैटर वेव्स जो होती है वो थ्योरी हमारे डेली लाइफ में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है?
उसका रीज़न ये है कि डेली लाइफ में जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ आती है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होती है, इसलिए वो हमें विजिबल होती है। पर कब? जब वो इलेक्ट्रॉन हो। अगर मास इलेक्ट्रॉन से बड़ा है तो फिर विजिबल नहीं होगी, वो इतनी ज़्यादा वेवलेंथ आएगी या इतनी कम वेवलेंथ आएगी कि हम विजिबल रीजन में नहीं आ पाएंगी, और बाकी जितने भी मासेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए इसकी वेवलेंथ इतनी कम हो जाएगी कि वो हमारे विजिबल रेंज से बाहर हो जाएगी। इस कारण से वो डेली लाइफ में हमें नहीं दिखती है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ लिया जा सकता है। सॉरी, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 12th क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि हमने नॉट गेट में ये सिग्नल अप्लाई किया है, आपको बताना है कि आप नॉट गेट पर जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो देखिए 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ भी 1 है वहाँ 0, 0 का 1, 1 का 0। इसका सिग्नल यदि हम बताएं तो ये 0 1 ऊपर होता है, फिर 0 नीचे आ जाता है, फिर 1 ऊपर होता है, फिर 0 0 0। ये सिग्नल आउटपुट सिग्नल होगा। जबकि इनपुट सिग्नल हमारा था 1 0 1 0 1 1, ये वाला इनपुट सिग्नल था, जबकि ये आउटपुट सिग्नल हुआ हमारा। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट सिग्नल हमें बताना है। बहुत सिंपल सा सम है, 2 मार्क्स वेटेज इसका दिया जा रहा है। अब हमारे पास 3 मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं 3 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। तो देखिए पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंसेस ये आपके सामने हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, वोल्टमीटर का हाई जरूर होता है लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। जब हम इससे पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मेजर करते तो वो एग्जैक्ट आता है, वोल्टमीटर से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू जो रहती है उससे थोड़ा कम आता है, यानी उससे एग्जैक्ट नहीं आ सकता है। पोटेंशियोमीटर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, जबकि वोल्टमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं है। बस इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक मीटर ब्रिज का और एक पोटेंशियोमीटर का। E1/E2 का सर्किट भी पूछा है, डेरिवेशन भी पूछा है, प्रिकॉशन भी पूछा है। तो देखिए E1/E2 हम कर रहे हैं। E1/E2 का सर्किट सिंपल ये रहा, जिसमें एक बैटरी जुड़ी है, रियोस्टेट है, 2 सेल हैं और एक गैल्वेनोमीटर हम इसमें कनेक्ट करते हैं। तो ये सेल का इस समय यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अगर हम देखें इसका डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, अगर आप इतना ध्यान रखें तो सिंपल सी बात है कि हमने लिखा है कि दोनों सेल के ईएमएफ E1 E2 है। अगर हम उनमें से फर्स्ट सेल को कनेक्ट करें और जो हमारा नल पॉइंट पोजीशन है वो L1 डिस्टेंस पर आए, तो ऐसी स्टेज में E1 इजिकल टू L1 रो हो जाता है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होती है, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर हम सेकंड सेल को कनेक्ट करें तो E इजिकल टू L2 रो आती है। अब हम सेकंड में अगर फर्स्ट को डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है E1/E2 इजिकल टू L2 रो अपन L1 रो, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो E1/E2 इजिकल टू L1/L2। ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। प्रिकॉशंस की बात अगर आती है तो प्रिकॉशन ये है कि इसमें जितने भी सेल या बैटरी कनेक्टेड है उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होना चाहिए, जबकि जबकि बैटरी का ईएमएफ, दूसरी प्रिकॉशन है कि बैटरी का ईएमएफ जो है सेल, जितने भी सेल हम यूज़ कर रहे हैं उनके ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कुछ ऐसा, जिसमें हमसे फिर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक में बायो सावर्ट लॉ पूछते हैं, दूसरे में एक मैग्नेटिक कॉइल के सेंटर पर इंटेंसिटी कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो हम सेंटर पर अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो एक कॉइल है जिसका रेडियस हम ए कंसीडर कर रहे हैं, इसमें हम आई करंट फ्लो करें। अगर इसका रेडियस ए है तो नेचुरली बायोट सावर्ट लॉ कहता है कि μ0/4 आइडियल sin 90/r², एक छोटे से सेगमेंट के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी होगी। लेकिन लेकिन टेंजेंट लाइन हमेशा रेडियस पर 90 डिग्री होती है, इसलिए sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होने के कारण ये
आइडियल अपॉन आर स्क्वायर आता है। ये एक सेगमेंट के कारण है, एक छोटे से पार्ट के कारण। लेकिन अगर हम पूरे पार्ट के कारण निकालना चाहें तो ये पूरे सरकमफ्रेंस पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। और सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr फार्मूला होता है, लेकिन रेडियस a दी है इसलिए 2πa, यानी हमें इसका इंटीग्रेशन 0 से 2πa तक करना होगा। तो हमारे पास टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएंगे, केवल dl बचेगा अंदर, और dl का इंटीग्रेशन l होता है। इस प्रकार से 0 to 2π हो जाएगी। सबसे पहले l की प्लेस पे अपर लिमिट रखी जाती है, देन माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है, तो 2πa आएगा। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन a बच जाएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी n हों तो म्यू नॉट ni अपॉन 2a हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 16 देखते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज 2.5d दी है, और आपसे कहा है कि जो लेंस यूज़ करोगे उसकी फोकल लेंथ और उसकी नेचर क्या होगी। हमें पावर दी है -2.5 डायप्टर। पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, मगर ये मीटर में, यानी कि P जो है -2.5 इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा, या f इज इक्वल टू -1/2.5 आ जाएगा। चूँकि मीटर है इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम इसको पॉइंट हटाएं तो 0 ऊपर चला जाएगा, 25 1 जा 25, और ये हो जाएगा 40, यानी f इज इक्वल टू आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये तो हमसे फोकल लेंथ की बात कही थी, फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गई। अब चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, ये कॉन्केव लेंस होगा। आपसे नेचर जो पूछा गया उसमें आप लिखेंगे यह कॉन्केव लेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है जिसमें हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमसे क्वेश्चन नंबर 17 में दो क्वेश्चन है। एक तो हमसे रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है, और एक आर गेट और एंड गेट के बारे में सिंबल, उसका सर्किट और उसकी ट्रुथ टेबल पूछी गई। तो आर गेट ये होता है, इसका सिंबल ये है, एंड गेट का सिंबल ये रहा। ये आर गेट का सर्किट डायग्राम है, जबकि एंड गेट का सर्किट डायग्राम थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, ये है एंड गेट का। अब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं तो ट्रुथ टेबल आर गेट की ये है, ए बी 0 का y 0 आ जाएगा, इसका 1, इसका 1, इसका 1। लेकिन अगर यही एंड गेट के लिए होती, एंड गेट के लिए, तब हमारे पास 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 आ जाती। बस ये इसकी ट्रुथ टेबल होती। तो इस प्रकार से हम इसकी ट्रुथ टेबल देंगे। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो 5 मार्क्स स्टेज के हैं, और 5 मार्क्स वेटेज में 18 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन डिराइव करना है जिसमें ट्रांसवर्स पोजीशन में डायपोल के कारण इंटेंसिटी फाइंड करना है, और दूसरा है कि हमें एक्सप्रेशन कैपेसिटी की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करना, जबकि उसमें पार्शली मीडियम फिलअप हो। तो देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें हमने पार्शली मीडियम ये पुटअप किया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और इसकी विड्थ t है, जबकि पूरी डिस्टेंस दी है। अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एयर में इंटेंसिटी इंटू एयर में डिस्टेंस प्लस मीडियम में इंटेंसिटी इंटू मीडियम में डिस्टेंस। एयर में इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जबकि मीडियम में इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होती है। तो जो V आएगा वो मीडियम, एयर में इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एयर में डिस्टेंस पूरी D थी, उसमें से T विड्थ की हमने स्ट्रिप रख दी है तो बची D माइनस टी, प्लस मीडियम में इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा डिस्टेंस जो है वो T हो जाएगी। अब अगर हम इसमें से C इज इक्वल टू क्यू बाय ए बी होता है, तो Q की प्लेस पे हम सिग्मा ए बी रख सकते हैं। सिग्मा ए रख दें तो देखिए सिग्मा ए अपन इतना, इसको थोड़ा सा हमने सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया,
कैंसल भी हो गया सिग्मा, और इस प्रकार से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी बाय के आती है। आप इस पोजीशन पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने पर ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमसे दो क्वेश्चन दिए हैं। एक एलसीआर सर्किट के बारे में क्वेश्चन है, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करने के बारे में। हम एलसीआर सर्किट को कैलकुलेट, एलसीआर सर्किट में क्या होता है, एक एल यानी इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस सी और एक रेजिस्टेंस आर, इन तीनों को अगर हम B इजिकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हम इसे एलसीआर सर्किट कहते हैं। ये लिखा गया है। हम ये सपोज करते हैं कि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैपेसिटर के कैपेसिटिव इंडक्टेंस कहते हैं एक्सएल एक्ससी हैं, तो बी एल आई एक्सएल होगा, बी सी आई एक्ससी होगा, जबकि वी आर आई आर होगा। अब हमने लिखा है कि अगर सपोज करिए कि केवल इंडक्टेंस कनेक्ट होता तो करंट जिस डायरेक्शन में है उससे 90 डिग्री वीएल आगे होता, यानी लीड करता। अगर केवल कैपेसिटर होता तो ये 90 डिग्री पीछे होता, यानी लेगिंग होता। और अगर केवल रेजिस्टेंस होता तो आई और वी आर सेम डायरेक्शन में होते। अब अगर हम इनमें देखें, तीन वेक्टर दिख रहे हैं, वी एल ऊपर की तरफ, वी सी नीचे की तरफ, वी आर इधर की तरफ। पहले हम इन दो का अगर रिजल्टेंट निकालना चाहें तो इधर हमारे पास रिजल्टेंट आएगा और वो हो जाएगा बी एल डिफरेंस बी सी, बी एल डिफरेंस बी सी, यानी कि बी एल डिफरेंस बी सी का स्क्वायर है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये बी एल डिफरेंस बी सी है, ये बी आर है। तो हमने इसको हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करने के लिए बी है वो अंडर रूट बी एल डिफरेंस बी सी का स्क्वायर और बी आर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। अब अगर हम इनमें ये वैल्यू रख दें तो हमारे पास इम्पीडेंस आएगा। सेकंड पार्ट में हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, तो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वैल्यू रखी, वी आर की वैल्यू आई आर, जबकि वी सी और वी एल की वैल्यू ये रख दी हैं। अब अगर हम इसको v इजिकल टू आई स्क्वायर होना होगा, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आई हो जाएगा, आई अगर बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में इतना बचेगा। ओम्स लॉ कहता है कि v इजिकल टू आई आर, यानी कि जो भी टर्म्स स्क्वायर रूट में बची है वही इम्पीडेंस होगा, यानी z इजिकल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, आई भी नहीं आएगा यहाँ पर, एक्सएल स्क्वायर। ये होगा एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा होता है, जबकि एक्स इज इक्वल टू 1/c ओमेगा होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इम्पीडेंस। थर्ड क्वेश्चन में हमसे फेज डिफरेंस, थर्ड पार्ट में हमसे फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस ऐसा होगा और उसका फेज डायग्राम इस प्रकार से होगा। फेज डिफरेंस हमने ट्रिग्नोमेट्री से टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं, टेन फाई कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि हमें बोर्ड ने ही दिया है, बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इस पेपर को अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं mpbse.nic.in पर। वहाँ पर केवल क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको उसका सॉल्यूशन भी बताया है, जो कि आप ध्यान रखें। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से आगे तक ये काम देगा। ओके, गुड लक फॉर नेक्स्ट पेपर। आपका फिजिक्स का ही है, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।